सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 6 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे खबर आती है अमेरिका से। टैरिफ नीति को लेके भारत पे जो अमेरिकी उत्पादों पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाया जाता था, विशेषकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 100% टैरिफ। हालाँकि सरकार ने हाल ही में 110% का टैरिफ जो ईवी व्हीकल्स पे था, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, उसे कम करके मात्र 15% कर दिया है। मगर अमेरिका में अभी कल कांग्रेस को संबोधित करते हुए, जो वहाँ की संसद है, संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बताया कि भारत बहुत भारी मात्रा पे टैरिफ लगाता है अमेरिकी उत्पादों के ऊपर, वाहनों के ऊपर, जो कि गलत है। इसीलिए अमेरिका भी भारत के ऊपर लगाएगा। और सिर्फ भारत ही नहीं, चीन, मेक्सिको सब पे ये गाज गिरने वाली है। हालाँकि जितना विश्लेषकों का एक अनुमान है कि भारत ऐसा होने नहीं देगा, भारत अपने आप से ही हर संभव प्रयास करेगा कि अमेरिका को समर्थन करे और उसे किसी भी प्रकार की भारत से समस्या नहीं होगी, उन्हें सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय रहने वाले हैं इस क्रम में सुरंगों का संजाल और दरकते पहाड़, युद्ध के विरुद्ध बेवजह टकराव। प्रमोद भार्गव साहब कहते हैं, आधुनिक विकास अब संकट का समय सबब बन रहा है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले के अ, डोमलापेंटा गांव में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में 8 लोगों का फंस जाना एक ऐसा संदेश है जिसे समझने की ज़रूरत है। बीती फरवरी में ये सुरंग ढह गई। सुरंग मलबे और पानी से भर गई है। वहाँ फंसे लोगों तक पहुँचने के लिए बचाव दल जुटे हैं। विकास की कीमत हमें जान देकर चुकानी पड़ सकती है। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। सड़कों, रेलवे लाइनों, नहरों के पानी की निकासी और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमालय के शिखरों से लेकर मध्य और दक्षिण भारत के अनेक पहाड़ों को खोदा जा रहा है। मेरे साथियों, ये बहुत दुर्भाग्य है कि आजकल विकास के नाम पे देखिए, विकास के नाम पे कुछ ना कुछ तो पर्यावरण को नुकसान होगा ही होगा। मगर अब हमारा मानव होने के नाते ये एक दायित्व भी होता है कि हम एक एक सीमा के तहत अंदर ही किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाएँ। अत्यधिक दोहन करना अ, आगे जाके मनुष्यों के लिए ही हानिकारक हो जाएगा और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी-अभी से हो रहा है। समूचे हमारे क्षेत्र के बीते 1 दशक से पर्यटन सुविधाएं जुटाने के लिए जल विद्युत संयंत्र और रेलवे परियोजनाएं की बाढ़ आई हुई है। इन योजनाओं के लिए हिमालय क्षेत्र में रेलगाड़ियां चलाने और कई हिमालयी छोटी नदियों को बड़ी नदियों में डालने के लिए सुरंगें बनाई जा रही हैं। बिजली परियोजनाओं के लिए भी जो संयंत्र लग रहे हैं, उनके लिए हिमालय को खोखला किया जा रहा है। इस आधुनिक औद्योगिकरण विकास का ही परिणाम है कि आज पहाड़ दरकने लगे हैं। ये सूक्त राष्ट्रीय धारणा एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित, पोषित एवं फलित करने के लिए मनुष्य को नीति और धर्म से बांधने की कोशिश की है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ शहर ने कई अप्रिय कारणों से नीति निरंताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। देखिए, याद है 2 साल पहले की बात है, जोशीमठ में दरारें आना शुरू हो गई थी मकानों में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी उपग्रह तस्वीरों में जोशीमठ के 5.4 सेंटीमीटर हिमालय में धंसे जाने पर चिंता जताई गई। सिमटती धरती की प्रामाणिक सच्चाइयों को छिपाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार ने कई सरकारी संस्थानों को निर्देश दिया कि वहाँ के मीडिया के साथ जानकारी साझा ना करें। नतीजतन इसरो की वेबसाइट से धरती के धंसने के चित्र हटा दिए गए। सरकार का ये उपाय भूलों से सबक लेने के बजाय उन पर धूल डालने जैसा है। अब दुर्भाग्य देखिए ये भी है कि बात देखिए, हर चीज़ को छुपाना भी नहीं चाहिए। ये तो पर्यावरण की चीज़ है, पर्यावरण की आपदा है। जो हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र में धरती को हिलाकर नाजुक बना दिया है और घरों में दरारें पड़ने के साथ आधार तल धंस रहा है, तब लोगों को जीवन रक्षा से जुड़ी सच्चाइयों को क्या छुपाया जा रहा है? सही बात है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आप उल्टा शेयर करिए ताकि सब लोग मिलके इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। हर चीज़ छुपाने से भी ठीक नहीं होता है। उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर 1,30,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए लाखों पेड़ों को काटा और पहाड़ों को
निर्ममता से छलनी किया जा रहा है। नदियों पर बांध बनाने के लिए गहरी बुनियाद डाली जाती है, गहरे गड्ढे खोदकर खंभे खड़े कर दिए जाते हैं। कई जगह सुरंगें बनाकर पानी की धार को संयंत्र के पंखों पर डालने के उपाय किए गए हैं। इन गड्ढों और सुरंगों की खुदाई में ड्रिल मशीनों से होने वाले कंपन पहाड़ की परतों की दरारों को खाली कर देते हैं और पेड़ों की जड़ों से गुंथे पहाड़ की पकड़ भी इस कंपन से ढीली पड़ जाती है। देखिए, जब भी काम चल रहा होता है ना टनल वाला, तो इससे आप कहीं न कहीं पहाड़ को अंदर से खोखलाई कर रहे होते हैं। मशीनें काम कर रही होती हैं, तो पकड़ जो होती है जड़ों की और पहाड़ की मजबूती, वो कहीं न कहीं हिलना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको लैंडस्लाइड या फिर पूरी-पूरी सुरंग धँस जाना, ऐसी खबरें सुनने में आती हैं। नतीजतन तेज़ बारिश के कारण पहाड़ों के ढहने और हिमखंडों के टूटने की घटनाएँ पूरी हिमालय क्षेत्र में बढ़ जाती हैं। हिमालय में अनेक रेल परियोजना पर काम चल रहा है। सबसे बड़ी रेल परियोजना उत्तराखंड के 4 जिलों टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, 30 से ज़्यादा गाँवों को भी विकास की कीमत चुकानी पड़ रही है। 6,000 परिवार प्रतिस्थापन के दायरे में आ गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के मरोड़ा गांव के सभी घर दरक गए हैं। रेलवे ने इनके प्रतिस्थापन की तैयारी कर ली है। यह तो शुरुआत है, लेकिन ये विकास इसी तरह जारी रहता है तो बर्बादी और बढ़ेगी। दरअसल उत्तराखंड का भूगोल बीते डेढ़ दशक में तेजी से बदला है। 24,000 करोड़ रुपए की ऋषिकेश करियर प्रयोग योजना ने जहां विकास और बदलाव की ऊंची छलांग लगाई है, वहीं इन योजनाओं ने खतरों की नई सुरंगें भी खोल दी हैं। देखिए, विकास के नाम पे कहीं न कहीं हम आपदा को भी अवसर दे रहे हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े पहाड़ी क्षेत्र श्रीनगर के नीचे से भी सुरंग निकाली रही है। दबाव के कारण 150 से ज़्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। पौड़ी जिले के कई इलाकों में 700 घरों में दरारें आ चुकी हैं। रेल परियोजनाओं के अलावा यहाँ 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बारहमासी मार्ग निर्माणाधीन है। ऑल वेदर हाल ही में उत्तराखंड में देश की पहली ऐसी परियोजना पर काम शुरू हो गया है जिसमें हिमनद की एक धारा को मोड़कर बरसाती नदी में पहुंचने का प्रयास हो रहा है। यदि ये परियोजना सफल हो जाती है तो पहली बार ऐसा होगा कि किसी बरसाती नदी में सीधे हिमालय का बर्फीला पानी पाएगा। हिमालय की अधिकतम ऊंचाई पर नदी जोड़ने की इस परियोजना का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस परियोजना की विशेषता है कि पहली बार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की एक नदी को कुआं मंडल की नदी से जोड़कर बड़ी आबादी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत ही बढ़िया और सकारात्मक योजना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस परियोजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिस सुरंग का निर्माण कर पानी नीचे लाया जाएगा, उसके निर्माण में हिमालय के शिखर पहाड़ों को खोद कर सुरंगों और नालों का निर्माण किया जाएगा। अब ये चैलेंज है यहाँ पे कि उस नदी को फ्लो बनाने के लिए पहाड़ों को खोद के एक रास्ता निकाला जाएगा। तो देखिए, ये ही तो चैलेंज है कि हमारी परियोजना अच्छी तो लग रही है, मगर उससे हम कितना पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी एक अपने आप में रियलिटी है। अभी तेलंगाना में भी कुछ दिनों पहले कुछ मजदूरों की मृत्यु हो गई। आपके इधर एक हिमस्खलन के कारण पहाड़ी क्षेत्र में कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। पर्यावरण के साथ खेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। युद्ध के विरुद्ध अगला संपादकीय है। आखिरकार अमेरिका ने यूक्रेन की को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया गया है कि रोक अस्थायी है और ये समीक्षा करने के लिए लगाई गई है। इससे रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त हो पाएगा या नहीं। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से दावा करते आ रहे हैं कि वह इस युद्ध को रुकवा कर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर नकेल कसने का रास्ता अख्तियार किया। यूक्रेन की दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने की मंशा भी जाहिर कर दी थी। यहाँ तक कि यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि इस युद्ध में अमेरिका ने उन्हें जितना धन दिया है वह उसकी वसूली करेंगे। देखिए, अमेरिका ने इसीलिए यूक्रेन से कहा है कि हम यहाँ मिनरल्स की डील करेंगे, जिसमें यूक्रेन सहमत भी हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं यूक्रेन में, पाए जाते हैं। इवन जब आपका ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो रशिया का ये प्रयास भी था कि माइंस वाले क्षेत्रों को वो पकड़ सके, कब्जे में ले सके अपने। इसके लिए यूक्रेन ने खनिज निकालने और समझौते का प्रस्ताव रखा, जिस पर हस्ताक्षर के लिए ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे, मगर दोनों नेताओं के बीच बातचीत तलक बहस में बदल गई और सारी स्थिति पलटती नजर आई। बाद में वो मैटर निपट गया। हालांकि ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की बहस के बाद यूरोपीय संघ देश एकजुट होने लगे। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की निंदा नहीं की, पर यूक्रेन के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। मगर यूरोपीय देशों को भी अपनी सीमाएं हैं। उनकी मदद से यूक्रेन के लिए रूस का मुकाबला करना संभव नहीं होगा।
अभी तक वह जो आर्थिक मदद देते आ रहे हैं वह कुल मिलाकर अमेरिकी मदद की तुलना में आधे से भी कम है। फिर यूरोपीय देशों के पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं हैं जैसे अमेरिका के पास हैं, जो रूस का मुकाबला कर सकें। जो हथियार उनके पास हैं वो भी उनमें से ज़्यादातर के संचालन की तकनीक अमेरिका की उपलब्ध कराई जा रही है। अब देखिए, अभी भी अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पावर होल्ड रखता है इस क्षेत्र में। अमेरिका दरअसल लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के दुहाई देता रहा है। इसके लिए वह कई देशों में अपने सैनिक भी उतारता रहा है, मगर ट्रम्प ने इससे ठीक उलट कदम उठाया है। ये अच्छी भी बात नहीं है कि यूक्रेन अभी आज़ादी की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। रूस अपनी जिद के लिए आगे उसे घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। उसने खुलकर मानवाधिकारों का हनन किया है। ऐसे में ट्रम्प ने अगर रूस के हाथ हाथ मिला लिया है तो और यूक्रेन के साथ लगभग वही व्यवहार कर रहे हैं जो रूस करता आ रहा है, तो अमेरिका नागरिक इस कदम को उचित नहीं ठहरा सकते। ये भी कहीं न कहीं देखा जाए तो मानवाधिकारों का ह्रास ही है अपने आप में। अगले संपादकीय आते हैं भारत में लौट के हमारी कुछ एक भाषाई लड़ाई को लेके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये साफ कर दिया है कि इस मामले को अब और टालना संभव नहीं है। ये डिलिमिटेशन परिसीमन की बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा को लेकर उनकी टिप्पणियाँ भी विवादित रही हैं। साफ है कि वे इन दोनों की मुद्दों पर दक्षिण राज्यों को एक पाले में करने की राजनीति कर रहे हैं। इस देश के संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं किया जा सकता। परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण राज्य चिंतित हैं, लेकिन तमिलनाडु अत्यधिक मुखर है। स्टालिन चाहते हैं कि वर्ष 1971 की जनगणना को 26 से 30 वर्ष के लिए लोकसभा सीट के परिसीमन का आधार बनाया जाए, मगर उन्हें समझना चाहिए कि परिसीमन दरअसल एक संवैधानिक ज़रूरत है, जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि संसद में जनता में प्रतिनिधित्व और आबादी में हो रही बढ़ोतरी का अनुपात ठीक बना रहे। अब डर यहाँ पे जो दक्षिण के देशों दक्षिण के राज्यों को ये हो रहा है। डर क्या, कई राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि अगर परिसीमन हो जाता है, एक समस्या आएगी। अकेले यूपी, उत्तराखंड और बिहार की सीटें बढ़ जाएंगी भारी मात्रा में, क्योंकि परिसीमन तो पॉपुलेशन का होता है ना, कितनी तादाद पे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पर क्षेत्र में। तो यूपी, बिहार और उत्तराखंड की तो सीटें एकदम से बढ़ जाएंगी, डबल हो जाएंगी। और कई दक्षिण राज्य जो हैं साउथ के, उनकी सीटें या तो कम हो जाएंगी या जितनी हैं उतनी रह जाएंगी, या जितनी हैं उतनी रह जाएंगी या कम हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं परिसीमन का डर भी दक्षिणी राज्यों को है। उसके ऊपर से जो तमिल और हिंदी विवाद है कि तमिल भाषा को दबाने का प्रयास करा जा रहा है हिंदी से, नई शिक्षा नीति के त्रिभाषाई नीति के तहत इंग्लिश, हिंदी और एक मदर टंग, चिंता ही चिंता है। अब तक 3 बार हुए परिसीमन में राज्यों में आबादी के हिसाब से न्यायसंगत रूप से सीटों को संख्या निर्धारित हुई। दरअसल अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं। यही वजह है कि क्षेत्रीय भावनाएं सुलगने की मुहिम में स्टालिन जुटे हुए हैं। स्टालिन ने हाल ही में नवयुगलों को जल्दी परिवार की योजना बनाने का सुझाव दिया है और इस परिसीमन का मुद्दा भी जोड़ दिया है। 3 भाषा नीति का हालिया विरोध ऐसे वक्त में हो रहा है जब दक्षिण के राज्य परिसीमन को लेकर अपनी सवाल उठा रहे हैं। उन्हें डर है कि परिसीमन होने पर लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, जिससे केंद्र में उनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे परिसीमन और हिंदी की विरोध एक साथ चल रहा है और दोनों एक दूसरे की मजबूती दे रहे हैं। चिंतिता को हवा देना स्टालिन को राजनीति की आसान डगर लग सकती है, लेकिन उन्हें देश के संघीय ढांचे के बारे में सोचना चाहिए और इस मुद्दे पर केंद्र से बातचीत के लिए राह निकालने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम लोग कोई भी राज्य अलग नहीं, सब देश का हिस्सा ही है। तो केंद्र को एक एक साथ बैठ के, राज्यों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यही हमारी संविधान की खूबसूरती है। आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम जो कि अपने सहयोगी एस्ट्रोनॉट के साथ फंसी हुई थी स्पेस में, अब लौट के आने वाली हैं। प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के स्पेस क्राफ्ट से आएंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आज ये देखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।